हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास, जो कि हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से शब्द तत्सम शब्द है अक्षर। ये हमारा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? अरबी, जो कि हमारी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अरबी है। अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत ये हमारी आर्य भाषाओं में शामिल है। ये हमारी आर्य भाषाओं में ये संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी आती है, जो कि अरबी भाषा नहीं आती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तुर्की, यूनानी, प्राकृत और लैटिन ये हमारी आर्य भाषा में शामिल है। तुर्की तुरानी में आती है, जो कि हम आगे देखते हैं। ये है हमारी आर्य भाषाओं में है। संस्कृत है, प्राकृत है और उससे निकली हुई भारतवर्ष की प्रचलित आर्य भाषाएं, जिसमें आर्य भाषा अंग्रेजी है, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएं हैं। संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएं ये हमारी आर्य भाषाओं में शामिल है। आगे देखते हैं। सामी भाषाएं इसमें इब्रानी, अरबी और हब्सी भाषाएं हैं, जो कि अरबी जो आती है सामी भाषा में आती है। तुरानी है, ये तुरानी है। तुरानी इस भाग में मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़, दक्षिण हिंदुस्तानी की भाषाएं और तुर्की आदि भाषाएं ये हमारी तुरानी भाषा में तुर्की आती है। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। राय ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना मिलता है? भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया है? खालिक बारी। इसमें खालिक बारी रचना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को की गई थी। यहाँ हम देख सकते हैं प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को की गई है। इसको हम पूरा देख सकते हैं। राष्ट्रपति का आदेश 1955। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957, जो कि गोविंद वल्लभ पंत इसका अध्यक्ष था। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959 को। राष्ट्रपति का आदेश दूसरा है, जो राष्ट्रपति का आदेश 1955 को हुआ था। दूसरा आदेश 1960 में है। राजभाषा विधायी आयोग 1961 को, 1961 में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का आयोग है 1961। वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग है 1961। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा नियम 1976। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 को हुआ है। ये हमारे लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली बोली है जो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी। अर्धमागधी में अवधि आती है। बघेली और छत्तीसगढ़ी ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
आगे देखते हैं, स्पष्ट संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ज। ये झंडा वाला ज। आगे देखते हैं, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये हमारा गलत है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, जो कि इसमें बताया गया है नहीं किया जा सकता, ये हमारा गलत है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, ये ठीक है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, ये हमारा ठीक है। सभी स्वर आश्रित नहीं होते हैं, ये भी गलत है। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये हमारा ठीक है, जो कि 2, 3 और 5 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, 2, 3 और 5। आगे देखते हैं, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। जिस क्रिया का फल क्रम पर नहीं होता, कर्ता पर पड़ता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नहीं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है, वे समापिका क्रिया कहलाती है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। नंबर 5 पर पॉइंट, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। हाँ, कहते हैं। इसमें है सी, 2, 3 और 5। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है, वे समापिका क्रिया कहलाती है। हमारा ठीक है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं, ये भी ठीक है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें मिलान करना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास, जो कि इसमें हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसमें से हम अगर किसी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। तत्पुरुष समास है शिवालय, 3 पर है जो शिवालय। द्वंद्व समास, द्वंद्व मीन्स लव और कुश। अव्ययीभाव समास यथामति। बहुव्रीहि समास चक्रपाणि। ये हमारे मिलान करने वाला पर्सन है। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद महादेव गोविंद रानड़े के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। इनको हमें क्रम से लगाना है,
नंबर 1 पर महादेव गोविंद रानडे के सुझाव। फिर आता है नंबर 5 आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, नहीं, चौथा आएगा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। फिर आता है 3 पर है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। नंबर 5 पर आता है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। लास्ट में आता है लास्ट में है राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद। ये हमारे कर्म से लगाना था, जो कि हमारा बी नंबर सही है। आगे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, भाषा कारण आर पर है। सामाजिक उत्पाद है, सामाजिक परिवेश की भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाले सबसे सबल कारण है। ये ए नंबर सही है, तो जो कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं। हमारा 14वां नंबर पर क्वेश्चन है, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताई भी है, नहीं। कथन 2 है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ठीक है, जो कि इसका डी नंबर सही है। इसका बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताई है, नहीं, ये इसका हमारा गलत है। जो कि इस जो एक है वो असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। ये हमारा सही है। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? इसका क्रम लगाना है। आता है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। ये हमारे क्रम से लगाना है। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। हमारे अनुनासिक में आता है हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो कि 5 है। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? 1957 को। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? भदोरी, बनाफरी और खटोला। ये हमारी बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ, ये हमारा गलत है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी का नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा और देवनागरी लिपि आश्रिक नहीं है। देवनागरी लिपि आश्रिक है, जो कि हमारा 2, 3 और 4 ये सही है। जो कि 1 और 5 ये हमारे गलत है। जो कि देवनागरी लिपि आश्रित है, अगर ये होता तो हमारा ये 5वां भी सही होता। नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ, जो कि नागलिपि से नामकरण हुआ है। ये हमारा 19वां क्वेश्चन था। अवधी और
ब्रज में निम्नलिखित विषय मिलता है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधि में ए ओ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए औ के रूप में उच्चारित होते हैं। ध्वनि के स्तर पर अवधि अक्रांत है, जबकि ब्रज उक्रांत है। अवधि में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में व परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता, जो कि हमारा सही है। 1 सही है, 2 सही है और 5। आगे देखते हैं। ये हमारे व्यंजन ध्वनियाँ। तालव्य, तालव्य से है च, छ, ज और झ। ये हमारा तालव्य से है, तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य टा, टा, ठा, डा और ढा, ये हमारे मूर्धन्य में आता है। आगे देखते कंठ। कंठ का क, ख, ग और घ, ये हमारा कंठ से आता है। वत्सर्य है ला, शा, न, न, ये हमारा वत्सर्य में आता है। आगे देखते हैं, जो कि हमने इसका चार्ट लगाया हुआ है। कंठ का वर्ग है, इसमें विसर्ग भी आता है। तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, जो पापा फा ये आता है। कंठ और तालु ए, कठोष्ठ ओ, दंत वा, ये हमारे चार्ट लगाया हुआ है। स्पर्श व्यंजन है, इसमें आगे के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है छ, ग और श, श्रमिक वाला सा, श्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन। प्रकंपित लुंठित, जिसे हम लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, वो है र। लुंठित व्यंजन। उत्प्रेक्षित व्यंजन ढा, ढा। वत्सर्य व्यंजन ना, रा, ला, शा। स्वतंत्र मुखी काकलिय हा। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? 1943 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से अनुच्छेद 351 अनुच्छेद तक।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य स्वर है? पाश्चात्य स्वर है आ है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये हमारे क्रम से पाली आती है, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, हिंदी। ये हमारे क्रम से हैं। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सम्मिलित कीजिए, जो कि हमने आगे इसका चार्ट लगाया हुआ है। ये है अघोष का, खा, सघोष गा, घा और ण। ये हमारा सघोष है, जो कि हम आगे देखते हैं। का, खा, गा, घा, ड, ये हमारे सघोष हैं। अघोष का, खा, गा, घा, ये हमारे का और खा अघोष है, अघोष है। और गा, गा और घा, ये हमारे सघोष हैं, जो कि आगे के कार, खा, का और खा अघोष होते हैं, और गा जो कि पीछे के सघोष होते हैं, जो कि आगे के चार्ट में हम देखेंगे। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए, जो कि हम देखेंगे। काम इसमें से हम देखते हैं, जो कि हमें पता है, कामता प्रसाद गुरु, जो कि हिंदी व्याकरण हमारा आता है इसमें, और रामविलास शर्मा डी का, रामविलास शर्मा 3 भाषा और समाज, जो कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं, और किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्द अनुशासन, उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आगे देखते हैं, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा क्षेत्र का छोटा नागपुर। ये हमारे क्वेश्चन, जो कि हमने आगे देख लिए हैं। ये हमारी राजभाषा हिंदी, ये चार्ट लगाया हुआ है 343 से 343 अनुच्छेद से 351 तक। ये हमारा 343 अनुच्छेद से आता है। आगे हम देखते हैं, सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, जो कि स्वर ध्वनियाँ का है नंबर 4 पर। स्वर ध्वनियाँ, जो कि हमारे स्वर आता है अंग, है ए और ओ। ये संयुक्त व्यंजन, जो कि ओ हमारे शब्दों को बोलने से आता है। इसका 4
देख लेते हैं स्वर ध्वनियों का। एक का 4, ये जो कि हमारा डी नंबर सही है। तालव्य ध्वनियाँ 5, चा छा झा झ। अल्प प्राण है 3, का ता पा टा। अघोष ध्वनियाँ हैं जो कि खा ठा था पा, ये हमारे सघोष ध्वनियाँ हैं। आगे देखते हैं, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा जो कि अलीगढ़ में बोली जाती है। भोजपुरी छपरा जो कि हमारा बी नंबर सही है। इसमें देखते हैं, सी पर है 5वां मैथिली दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर। आगे देखते हैं, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन जो कि ग्रीम भाषा की ध्वनियों से जर्मन को संबंधित है। आगे देखते हैं, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। जो कि हमें अभी मिलान करना देखा था, अब हम बोलियों को देखते हैं। जो कि बांगरू बोली जाती है रोहतक। खड़ी बोली मेरठ। भोजपुरी जो कि हमारा ए नंबर सही है। बी नंबर भोजपुरी छपरा। सी नंबर कुमाऊनी अल्मोड़ा। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ये हमारा ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है।